स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर में दम है, मैं हूं स्वप्निल। भीलवाड़ा के देवनारायण धाम से पीएम मोदी ने राजस्थान समेत पूरे देश के गुर्जर समाज को सियासी संदेश दिया। क्या है इसके सियासी मायने, बताएंगे। बात होगी पेपर लीक पर सीबीआई जांच की मांग की और चर्चा सीएम के टारगेट 156 की भी। तो चलिए शुरू करते हैं, खबर में दम है। भीलवाड़ा के मालासेरी धाम में गुर्जरों के आराध्य देव भगवान देवनारायण जी की 1111वीं जयंती के मौके पर पीएम ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि अपनी इस धार्मिक यात्रा में भी सियासी संदेश दिए। श्री देव नारायण जी की 1111वीं जयंती। गुर्जरों के आराध्य देव के जयंती समारोह में पीएम। भगवान देवनारायण का अवतरण कमल पर हुआ था और G20 का जो लोगो है उसमें भी कमल के ऊपर पूरी पृथ्वी को बिठाया है। ये भी बड़ा संयोग है। और हम तो वो लोग हैं जो पैदाइशी कमल के साथ हुई है। पीएम की धार्मिक यात्रा, सियासी संदेश। गुर्जर समाज शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति का पर्याय रहा है। धर्म का मूल है आस्था और विश्वास। ऐसी ही आस्था और विश्वास का केंद्र है पवित्र देवस्थली मालासेरी डोंगरी स्थित भगवान श्री देवनारायण का मंदिर। भीलवाड़ा के मालासुरी डुंगरी में गुर्जर समाज के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ भगवान देवनारायण की प्रकट स्थली पर हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी की मौजूदगी से सियासी कयासों का जोर है। हालांकि बीजेपी इसे सिर्फ धार्मिक यात्रा बता रही है, लेकिन गुर्जर समाज के आराध्य माने जाने वाले श्री देवनारायण महाराज की 1111वीं जयंती पर पीएम के संबोधन को सियासी माने जाने के पीछे भी इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव भी हैं। बीजेपी के लिए गुर्जर वोट की अहमियत है और गुर्जर समुदाय के लिए उनके आराध्य देव की जन्मस्थली का सर्वांगीण विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। क्रांतिवीर भूप सिंह गुर्जर, जिन्हें विजय सिंह पथिक के नाम से जाना जाता है, उनके नेतृत्व में बिजोलिया का किसान आंदोलन आजादी की लड़ाई में एक बड़ी प्रेरणा था। केंद्रीय मंत्री भले ही इस यात्रा को धार्मिक यात्रा का नाम दें, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक उत्थान के साथ सियासी मजबूती बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है और सीधे तौर पर इस यात्रा से जुड़ी व्यवस्था के संचालन में जहां गुर्जर समाज से जुड़े संगठनों संस्थाओं की भागीदारी रही, वहीं प्रदेश के करीब 12 लोकसभा सीटों और करीब 40 विधानसभा सीटों से जुड़े बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी कड़ी मेहनत की। छोटा किसान जो कभी सरकारी मदद के लिए तरसता था, उसे भी पहली बार पीएम किसान सम्मान निधि से सीधी मदद मिल रही है। दरअसल राजस्थान में सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी के गुर्जर वोट के जोरदार समर्थक की जरूरत है। खासकर 2018 के चुनाव परिणाम के आकलन के बाद इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से एक भी गुर्जर नेता जीत नहीं पाया, जबकि 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से 7 गुर्जर विधायक चुनाव जीते। सचिन पायलट के हाथ में कांग्रेस की कमान रहने का सीधा फायदा कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस से गुर्जर समाज के 11 नेताओं को टिकट मिला और 7 विधायक चुनाव जीते, जबकि बीजेपी के प्रहलाद गुंजल और कालूलाल गुर्जर जैसे दिग्गज नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान में गुर्जर वोट बैंक की बात करें तो
यहां करीब 12 जिलों में गुर्जर वोट बैंक का बाहुल्य है। करीब 40 विधानसभा सीटों पर गुर्जर वोट निर्णायक होता है, तो 12 लोकसभा सीटों पर गुर्जर वोट बैंक अपना प्रभाव रखता है। प्रदेश में गुर्जर बहुल्य जिलों में अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर, ग्रामीण, टोंक, सवाई माधोपुर और कोटा जैसे जिले शामिल हैं। हजारों वर्षों के बाद आज भी जनमानस के लिए भगवान देव नारायण मालासेरी डूंगरी स्थित इस मंदिर में विराजमान है, जहां इनकी नित्य पूजा अर्चना और प्रतिदिन 4 बार आरती होती है। आपको बताते हैं कि कौन है भगवान देव नारायण और क्यों उनकी 1111वीं जयंती को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। श्री देव नारायण जी का भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मान्यता है। गुर्जर समाज के आराध्य माने जाते हैं भगवान देव नारायण। श्री देव नारायण जी लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के गुर्जर समुदाय में श्री देव नारायण जी पूजे जाते हैं और इस कार्यक्रम में पूरे देश से लोग पहुंचे। और G20 का जो लोगो है उसमें भी कमल के ऊपर पूरी पृथ्वी को बिठाया है। ये भी बड़ा संयोग है। और हम तो वो लोग हैं जो पैदाइशी कमल के साथ हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री देव नारायण जी का जन्म भीलवाड़ा जिले के आसिंद के मालासेरी गांव में हुआ था। माना जाता है कि उनके पास कई देवीय शक्तियां थी और उन्होंने कई बार इन शक्तियों का उपयोग करते हुए चमत्कार किए। श्री देव नारायण जी महाराज गौरक्षक थे और उनके पास करीब 1 लाख गाय थीं। उन्होंने 8वीं शताब्दी में अजमेर पर शासन भी किया था। पहले बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में पीएम मोदी की सभा कर आदिवासी समाज में बीजेपी की पैठ की कोशिश हुई और इसका संदेश राजस्थान समेत गुजरात और एमपी तक के आदिवासी समाज को दिया गया। और अब भीलवाड़ा के मालासुरी डूंगरी धाम के जरिए संकेतों में सही लेकिन गुर्जर समाज को संदेश देने की कोशिश से साफ है कि बीजेपी धार्मिक और सांस्कृतिक मजबूती के जरिए अपना जनाधार मजबूत कर रही है। सीधे तौर पर इसे सियासी कार्यक्रम ना भी कहे तो भी इससे सियासी संदेश से तो इनकार नहीं किया जा सकता। पेपर लीक मामला लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है, लेकिन अब यह सियासी कुश्ती का जरिया बनता दिख रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर प्रहार कर रही है, तो जवाब सरकार के पास भी तैयार है। पार्टी अंदर विधानसभा में करेगी, मैं सड़क पर कर रहा हूँ। फिर पुलिस के ऊपर धक्का लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए आपके राज्य में भी पेपर आउट है, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। हमारे कार्यकाल में भी कुछ पेपर लीक हुए हैं, आउट हुए हैं, लेकिन हमने कार्रवाई की है। 1 करोड़ 12 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। पेपर लीक पर सड़क से सदन तक संग्राम। ऐसी कई 2500 बसें इसी प्रकार से अलग अलग स्थानों पर चली है और इसी प्रकार से पर्चर बेचे गए हैं, ये पेपर बेचे गए हैं और जो खरीदार था उसने इस सारे व्यवसाय को चारों तरफ राजस्थान में फैला दिया है। 8 साल तक तो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा और सारे जितने भी दस्तावेज हैं ये सब सीबीआई जब्त करके ले जाएगी और फिर परीक्षाएं 15 साल तक भी नहीं हो पाएगी। किरोड़ी का धरना, सीबीआई जांच के लिए संघर्ष। जब मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे दें, पाक साफ कर दें, क्लीन चिट दे दें, तो फिर एसओजी या स्थानीय पुलिस के बस की बात नहीं है कि वो इस पूरे प्रकरण का खुलासा कर दें। इसलिए मैं तो सीबीआई की मांग कर रहा हूँ। मेरी जिद नहीं है, लेकिन अगर सीबीआई की जांच हो गई तो इस सरकार का आता पता नहीं लगने वाला, धराशायी होगी। प्रदेश सरकार चुनावी साल के बजट की तैयारी में लगी है तो विपक्ष
पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। बजट सत्र के आगाज के साथ ही बीजेपी के नेताओं ने साफ कर दिया था कि वो पेपर लीक के मुद्दे को सरकार को कोई राहत देने के मूड में नहीं हैं। किरोड़ीलाल मीणा अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ते हुए देखेगा। अब किरोड़ीलाल मीणा ने अपने समर्थकों को कहा कि वो यहाँ पर बैठ जाए। मैंने आरपीएससी के लोगों के नाम लिए, मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम लिए हैं, तो एक आध दो को पूछताछ करके एक आध दो को जेल में डाल दिया, और जैसे इनको पेपर मिला तो इनको तो पकड़ लिया, मछली को तो लीक करने वाला मैं हूं, मेरे को नहीं पकड़ा जा रहा, यही मेरा आरोप है। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर हमेशा से एक्टिव रहे सांसद किरोड़ीलाल मीणा धरने के जरिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। दौसा से विधानसभा के लिए बेरोजगार आक्रोश रैली निकालकर 24 जनवरी से किरोड़ीलाल मीणा बेरोजगारों के हक में जयपुर आगरा हाईवे पर धरने पर बैठे हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, विधायक रामलाल शर्मा समेत कई नेता किरोड़ीलाल मीणा के धरने में शामिल हुए, तो बीजेपी के नेता सड़क से सदन तक सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। 18 महीने में राजस्थान के अंदर 28 परीक्षा हुई, 1 करोड़ 30 लाख अभ्यर्थी उसमें बैठे, और जिन्होंने 400 करोड़ रुपए सिर्फ परीक्षा का शुल्क दिया, और उसमें से 16 पेपरों का अलग अलग परीक्षाओं में आउट हो जाना, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का यह बयान आ जाना कि प्रश्न पत्र लीक होने के अंदर अधिकारी और मंत्री या नेता नहीं है। मैं समझता हूं अपने आप इसकी गंभीरता की बात अपने आप सामने दिखाई दे रही है। पेपर लीक मामले में जांच से पहले ही सीएम गहलोत के अधिकारियों और नेताओं को क्लीन चिट देने से बीजेपी हमलावर है। बीजेपी जहां बेरोजगारों से किए वादों का मुद्दा उठा रही है, तो सीएम का आरोप है कि बीजेपी युवाओं को रोजगार देने में मुश्किल पैदा कर रही है। ये साहस नहीं जुटा पाए बीजेपी वाले, इनमें हिम्मत नहीं थी कि बैठ के सुनते उनको, इसलिए ये सब नाटक किया गया। पेपर लीक का जहाँ तक सवाल है, पेपर लीक की चिंता इनसे ज़्यादा हमें है, क्योंकि अगर हम लोग नौकरी नहीं लगाते तो अलग बात थी। नौकरी हम इतनी लगा रहे हैं जो हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं लग रही है। जब पीसीसी का चीफ रहे तो घोषणा पत्र तैयार हुआ, तो इसमें इन जवानों की बात कही गई कि इनका पूरा ख्याल रखेंगे, नौकरियों में इनको बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। तो नौकरी को तो आप हालात देख लो, 28,000 ये 93 दिन तक धरना देके गए सीएचए, इनकी नौकरी छीन ली गई। आरपीएससी के अधिकारियों और नेताओं के इस लीक कांड से जुड़े होने की आशंका के कारण मामला गंभीर हो जाता है। वहीं एक ओर सरकार ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है, तो पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून के बावजूद पेपर लीक के मामले सामने आने के समाधान के तौर पर परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करने पर विचार हो रहा है। डे टू डे मॉनिटरिंग हो रहा है, और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हम दिलवाएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। विद्यार्थियों का भविष्य खराब ना हो, इसके लिए परीक्षा करवा करके उनको भर्ती करेंगे। इसलिए आप सीबीआई की जिद छोड़ो। राजस्थान पुलिस बहुत सक्षम पुलिस है, मैं आपकी सीबीआई की मांग को भी खारिज करता हूँ। जो परीक्षाएं होती है उनमें प्राय ये गैंग जो हैं सक्रिय होकर के पेपर आउट कर देती हैं। उसमें मुख्य रूप से जो लोग इस तरह की संस्थाएं चलाते हैं उनका ज्यादा हाथ रहता है। तो अब इसमें जब मैं ऊर्जा मंत्री था तो मैंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाए थे, उसमें कहीं पेपर आउट वगैरह नहीं हुए थे। तो एग्जामिनेशन के सिस्टम को भी सरकार इसका परीक्षण करेगी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवा लिया जाए। सरकार की तरफ से आरोपियों के खिलाफ एक्शन भी हो रहा है। सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण की संपत्ति पर एक्शन के बाद बुलडोजर चलाने पर आया लाखों का खर्च भी आरोपियों से वसूला जा रहा है। लेकिन बेरोजगार युवाओं के इंसाफ का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पेपर लीक का मुद्दा सीधे युवाओं से जुड़ा है, जो इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी की जीत हार तय करने की सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। और ऐसे में लगता नहीं कि बीजेपी पेपर लीक के मुद्दे को इतनी आसानी से छोड़ेगी। खासकर जांच रिपोर्ट आने से पहले ही सीएम के अधिकारियों और नेताओं को क्लीन चिट वाले बयान के बाद विपक्ष की नाराजगी बढ़ी है, तो माना जा रहा है कि पेपर लीक कांड की जांच पर भी इसका असर पड़ सकता है।
कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो 2023 के लिए जंग शुरू हो चुकी है। अब तक सरकार रिपीट करने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार 200 सीटों में से 156 सीट जीतने का ऐलान कर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। क्या है सीएम का जीत का टारगेट 156? मुमकिन है या है सियासी शिगुफा? देखिए। हम चाहेंगे सबको साथ मिला के करेंगे, तभी तो ये कामयाब होगा हमारा सपना। 2023 के लिए कांग्रेस का टारगेट 156। हो सकता है कुछ आंकड़ा उस 21 में कुछ सुधार हो जाए, बाकी सत्ता में आने का तो कहीं कोई नहीं कहता जी। सब कह रहे हैं कांग्रेस हार रही है राजस्थान में और बीजेपी जीत रही है। जब मैंने मिशन 156 की बात की है, सोच समझ के की होगी। इमोशनल अपील या सियासी संदेश? जब मैंने जान लगा दी है सरकार चलाने के अंदर, कोई कमी नहीं रखी है, रात दिन मैंने एक कर दिया है और एक रात और दिन एक कर रहा हूँ। किसी भाई चिंता नहीं करी, चाहे कोरोना आया हो, चाहे कोरोना मुझे 3 बार हो गया हो। जब बीजेपी पीएम मोदी के दौरे से सियासी संदेश देने की कोशिश में थी, उससे ऐन पहले सीएम अशोक गहलोत ने मिशन 156 का दावा करके न सिर्फ सियासी माइलेज लेने की कोशिश की, बल्कि एक ही झटके में कई सियासी संदेश दिए। मैं जो भी कहता हूं सोच समझ कर कहता हूं, ऐसा कहकर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में 2023 के लिए उम्मीद जगाई, तो बीजेपी को उसकी शैली में ही जवाब दिया। अब तक चुनाव दर चुनाव बीजेपी ही जीत का टारगेट तय करती थी, लेकिन इस बार सीएम अशोक गहलोत ने इसमें बाजी मार ली। हम जब 98 में सरकार बनाई थी, हमने 156 सीटें आई थी जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था। तो मैं चाहूंगा मिशन 156, मिशन 156 लेके चले हम लोग। इस रूप में हमने काम शुरू कर दिया है। 4 साल बिताए हमने, चारों बजट हमारे शानदार आए हैं। इस बार का बजट भी शानदार आएगा, ये हमारा प्रयास है। सरकार रिपीट करने के दावे को लेकर सीएम अशोक गहलोत के नए नारे ने प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। जब बीजेपी 2023 में कांग्रेस को जनता के जवाब की धमकी दे रही है, तब सीएम गहलोत के इस दावे को लेकर कई तरह के सियासी कयास लगाए जाने लगे, क्योंकि अब से पहले सीएम ने कभी भी जीत के साथ सीटों का ऐसा कोई दावा नहीं किया था। तो मुझे लगता है इस बार तो जनता मेरा साथ देगी। पहले एक बार कर्मचारियों ने नाराजगी व्यक्त करी, चुनाव में मरवा दिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार पब्लिक मेरा साथ देगी। पता नहीं मेरी अंतरात्मा क्यों कहती है, चाहे हमारी कोई तरह की विपक्ष कमियां बताए, जनता उनको स्वीकार करने वाली नहीं है। हालांकि सीएम का टारगेट 156 का मिशन इम्पॉसिबल तो नहीं ही है, क्योंकि करीब 24 साल पहले यानी 1998 में कांग्रेस इस जादुई आंकड़े तक पहुंच चुकी है। 1998 में कांग्रेस जब सत्ता में आई थी, तब वो 200 में से 153 सीटों पर चुनाव जीती थी। बाद में 3 सीटों पर उपचुनाव में भी जीती। ऐसे में सीटों की संख्या 156 हो गई। ये राजस्थान में कांग्रेस का अब तक का सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन रहा। इसलिए सीएम गहलोत चाहते हैं कि कांग्रेस 2023 के अंत में होने वाले चुनावों में भी अपना यही प्रदर्शन दोहराए। हालांकि बीते 24 सालों में 1998 की 156 सीटों जैसा करिश्मा कांग्रेस कभी दोहरा नहीं पाई। सीएम गहलोत के मिशन 156 में सबसे बड़ी बाधा राजस्थान की राजनीतिक तासीर भी है। साल 1993 से लेकर 2023 तक के पिछले 30 सालों में राजस्थान में किसी पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हुई है। 1993 में भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी, जो 1998 में सत्ता में वापसी नहीं कर सकी। अगर कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन की ही बात करें तो 98 में जबरदस्त रिकॉर्ड वाली कांग्रेस पार्टी 2003 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 56 सीटों पर सिमट गई। लेकिन 120 सीट लाने वाली बीजेपी 2008 का चुनाव नहीं जीत सकी। 2008 के चुनाव में कांग्रेस ने 200 में से 96 सीटें जीतकर सरकार बनाई। तो 2013 में सरकार बीजेपी की बनी और कांग्रेस महज 21 सीटों पर सिमट गई। लेकिन 2018 में 99 सीटें जीतकर राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी।
हालांकि सीएम के बयान में एक तरह से इमोशनल अपील भी थी, क्योंकि सीएम ने यह भी कहा कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक आपके लिए काम करता रहूंगा। हर चीज में ध्यान लगा रहा हूँ, अपनी अंतिम सांस तक सेवा करूंगा। बार बार बोल रहा हूँ, कुछ सोच के बोलता हूँ। मैं बिना सोचे कोई बात नहीं बोलता हूँ। मेरे को गॉड गिफ्ट है, मैं बोलता हूँ, दिल की आवाज जुबान पे आती है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है इस बार तो जनता मेरा साथ देगी। अब सीएम के इस बयान के पीछे की रणनीति के बारे में कहना तो कुछ भी मुश्किल है, लेकिन जानकार बताते हैं कि सीएम गहलोत का ये पलटवार है, क्योंकि कुछ वक्त से सीएम युवाओं और किसानों के मुद्दे पर घिरते रहे हैं, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन को लेकर भी सवाल उठे। लोगों ने पिछले सत्र में एक विधेयक पास भी किया था, तो मैंने कहा कानून हमने पास किए हैं, सब सेफगार्ड्स भी हैं, लेकिन बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसका तो कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा। और इसका जो मास्टरमाइंड है या कौन ऐसे ताकतवर लोग हैं, मैं नहीं जानता हूँ कौन है, कहाँ है, लेकिन कोई ना कोई तो होगा ही। तो उन लोगों को सबक सिखाकर एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि आगे कोई दुस्साहस ना कर सके। उम्मीद करता था कि इन पिछले 3-4 सालों में हम कुछ ठोस कार्रवाई करते, और मैं फिर कहता हूँ, प्रतिशोध की भावना नहीं है, कोई रिवेंजफुल एक्टिविटी नहीं करनी, बदला नहीं लेना किसी से, लेकिन जो प्रमाणित जो घोटाले थे उस पर तो कार्रवाई करते और दोषियों को सजा मिलती तो बेहतर रहता। वहीं प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पार्टी के सभी नेताओं को बयानबाजी से दूर रहने की 2 टूक नसीहत दी है। रंधावा ने कहा कि पार्टी है तो आप लीडर हो, कांग्रेस के बाहर आपकी लीडरशिप को कोई नहीं पूछेगा। आप लीडर बनो तो जो काम करेगा वो ही लीडर बनेगा। जो मैंने कहा है कि अगर आप कहते हैं कि हमें जो लीडर नहीं पूछते, मैंने कहा आप लीडर बन जाओ, वो आपके पीछे घूमेंगे, आप भी टिकट के दावेदार बन सकते हो। जो काम करेगा उसका काम देखा जाएगा, परफॉर्मेंस देखी जाएगी, हर एमएलए की, मंत्री की भी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उनकी कुंडली जो है उसको पूरी तरह देखा जाएगा, क्या उन्होंने काम किए हैं, लोग उनके साथ हैं, उनके इलाके के लोग हैं, उनकी पूरी सर्वे टीम हमारी पहुंच गई है। सर्वे हर एरिया में, हर कंस्टिट्यूएंसी में सर्वे ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया। साल 2023 के चुनावी समर में कोई भी कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस भले ही 30 साल के सियासी रिवाज को बदलने का दावा कर रही हो, लेकिन हालात उसके अनुकूल नहीं है। युवा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे सवाल तो खड़े कर ही रही हैं। ऐसे में एक ही रास्ता चुनाव में जीतने का बचता है, वो है एकजुटता। और शायद गहलोत का ये बयान अंदरूनी सियासत से लेकर आलाकमान को यही संदेश देने की कोशिश कर रहा है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। बात कर लेते हैं सोशल मीडिया पर ब्यूटी वाले फ्रॉड की। सोशल मीडिया पर अपना खाली वक्त किसी के साथ गुजारने की चाहत रखने वालों को ऐसे धोखेबाज किसी लड़की की फेक आईडी बनाकर अपना शिकार बना रहे हैं। जानिए कैसे बचें ब्यूटी फ्रॉड गैंग से। सोशल मीडिया वाले लुटेरों से सावधान। राजधानी जयपुर की जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि सोशल मीडिया पर युवतियों की फोटो लगाकर फर्जी फेक आईडी के जरिए युवकों को ठगने का काम करता है। इंस्टाग्राम पर फेक आईडी से लूट वाला गैंग। इन लोगों ने एक लड़की की फेक आईडी उस पर बनाई इंस्टाग्राम पे, और उसके द्वारा उस लड़के से जो 2-3 दिन से इनसे चैटिंग करती रही लड़की के नाम से, और उसके पश्चात इस लड़के को मिलने के लिए बुलाया कैफे के ऊपर। लड़कियों की फोटो लगाकर करते हैं वारदात। इन्होंने जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी वो काव्या नाम की लड़की के नाम से भेजी गई बताया, जो जैसा कि परिवादी ने बताया। और उस चैटिंग के दौरान लड़के ने उस लड़की के साथ जो चैटिंग की है। अगर आप भी सोशल मीडिया पर वक्त गुजारते हैं और फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं तो जरा सतर्क हो जाएं, नहीं तो आपको बेवकूफ बनाकर कोई अपराधी आपको अपने गैंग का शिकार बना डालेगा। पहले समझिए जयपुर में एक कारोबारी के साथ क्या कुछ हुआ। जवाहर सर्कल थाना इलाके में इस गैंग ने एक क्रिप्टो करेंसी का काम करने वाले ट्रेडिंग कारोबारी को निशाना बनाया, जिसमें युवकों ने युवती से मिलने के बहाने एक कैफे में लड़के को बुलाया, उसके बाद उसका अपहरण किया और फिर 7 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। राजधानी जयपुर में ऐसा गैंग पकड़ा गया है जिसने इंस्टाग्राम पर युवती की फेक आईडी बनाकर ट्रेडिंग कारोबारी को दोस्ती के लिए रिक्वेस्ट भेजी, फिर दोस्ती कर प्यार मोहब्बत की बातें की।
उस लड़के को कैफ़े के बाहर अपनी खुद की गाड़ी के अंदर, क्रेटा गाड़ी थी जिसमें इसको किडनैप किया। इन्होंने जो गाड़ी थी, इस पूरी वारदात के लिए इन्होंने उस गाड़ी को हायर किया था और ये जो क्रेटा गाड़ी है यहाँ एक टैक्सी संचालित करते हैं, उनसे किराए पे ली और उसी क्रेटा गाड़ी में उस लड़के का अपहरण करके ले गए और साथ में स्वयं की गाड़ी भी ले गए। पुलिस की जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक ट्रेडिंग का कारोबार करने वाले काफी पैसा होने का अंदेशा था। ये जो पीड़ित है वह ट्रेडिंग का काम करता है, ऑनलाइन